तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक ऑफ ए ट्रांसफर टू बी एट मार्जिन ऑफ 50% ओवर कॉस्ट और बी ट्रांसफर करता है सी को 10% ओवर कॉस्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, ए किसको ट्रांसफर करता है, बी को, बी किसे करता है, सी को। अब जब सी का स्टॉक जो होगा उसके अंदर ए और बी दोनों का प्रॉफिट होगा। अब वो अलग करना थोड़ा सा हमारे लिए समझदारी वाला काम हमें करना है, उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा। तो कुछ एक्सपेंस बता रखा है जीपी के रेशो में एलोकेट कर दीजिए। एलोकेट एक्सपेंस इन द रेशो ऑफ डिपार्टमेंटल जीपी। इसका मतलब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका गलत आ गया तो ये भी सब गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं दिया होता तो हम एज्यूम करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग पे सेम चीज अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं करना है क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा है तो हमें केवल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाना है और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अपने आप ऑटोमेटिकली जनरल पी&एल के क्रेडिट में आ जाएगा। और एक और बात, ये थोड़ा सा हमें हेल्प करता है पैटर्न बताने के लिए। अगर हम थोड़ा सा रिलेशनशिप देखें, जो हमारा परसेंटेज आएगा कि अगर वो सीधी सीधी लग रही है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर तो हमें पता चल जाता है कि वो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स। इससे हेल्प भी मिलती है हमें थोड़ी सी। तो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम भी आएंगी क्योंकि स्टॉक रिजर्व बनाने में हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि यहाँ 3 डिपार्टमेंट आ गए। तो मेन बेसिक काम हम फटाफट कर लेते हैं। बेसिक काम क्या है, हमें जनरल ट्रेडिंग पी&एल बनाना है, ट्रेडिंग पी&एल और जनरल पी&एल। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट कॉलमर फॉर्म में बना लेते हैं। 3 डिपार्टमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी, तो हमने ये कॉलमर फॉर्म में बनाया। पहले हमारा यही बन जाए तो बहुत है, जनरल पी&एल तो हम आराम से बना लेंगे। तो ये बेसिक काम है, फटाफट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3000, 4000, 6000, डायरेक्ट मटेरियल 8000, 12000, वेजेस 5000, 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000, 14,000, 8,000, सेल्स 34,000। तो ये हमने बेसिक चीजें लिखी फटाफट। अब हम देखते हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है ए की, ताकि हम ए से ट्रांसफर कर सकें बी को माल। तो अभी तो है ना, ये नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं।
आगे जाकर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि ए बी को ट्रांसफर कर रहा है और ए सी को भी ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, बी ए को भी ट्रांसफर कर रहा है, वो सब भी आगे आएगा। जल्दी से बताइए ए की क्या कॉस्ट आ गई? 12,000। तो वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ ए 12,000। इसने प्रॉफिट कितना लेना है? 50%। तो 50% प्रॉफिट ले लेता है ये, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया और ट्रांसफर प्राइस 18,000 का हो गया बाय ट्रांसफर। तो ए अपने क्रेडिट में 18,000 का ट्रांसफर लिख देगा और डेबिट में टू ट्रांसफर के नाम से बी 18,000 का ट्रांसफर दिखा देगा। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ बी। तो बी की क्या कॉस्ट आ रही है? 30,000। ये कितना प्रॉफिट लेता है? 3,000। तो 33,000 में ट्रांसफर करेगा ये बी, जो सी को 33,000 में आ जाएगा। प्रॉफिट लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ए का होना चाहिए 6,000, बी का होना चाहिए 3,000 और सी का चेक कर लेते हैं। $3,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट wrote down 6,000, 3,000 and 3,000। अब हम एक्सपेंस लिखते हैं। टू सैलरीज। अच्छा, जीपी रेशो हर एक डिपार्टमेंट का आपस में जीपी का रेशो आ गया 2:1:1। 633 का मतलब 2:1:1 है। तो सभी एक्सपेंसेस को 2:1:1 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 2,000 को 2:1:1 के रेशो में डिवाइड करिए। 1,500 500 और प्रिंटिंग स्टेशनरी 500 250 250 रेंट 3,000 1,500 1,500 इंटरेस्ट 2,000 1,000 1,000 डेप्रिसिएशन 1,500 750 750। तो अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है खर्चे तो ज्यादा ही आ गए हैं, लॉस में ही आ गए ये सब। तो टोटल हमारा हो गया 8,000। सब कुछ जीपी रेशो में ही चल रहा है, तो जीपी रेशो में ही आ जाएगा सब। अब बाय नेट लॉस आ जाएगा 2,000 1,000 एंड 1,000। तो सब कुछ जीपी रेशो के हिसाब से चल रहा था, तो प्रॉफिट और लॉस भी जीपी रेशो में ही आएगा। तो ये काम हमने कर दिया। अब हमारा तो मेन काम अब शुरू होगा और वो होता है कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। वो तो मेन काम है। तो हम लोग बनाएंगे जनरल P&L अकाउंट। टू नेट लॉस ABC 2,000 1,000 1,000 4,000 रुपीज का हमारा नेट लॉस आ गया बाय
ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है हमें बी और सी का 1000, 2000, 3000, और जो हमें निकालना है मेन इस क्वेश्चन की बात है वह है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। मेन काम हमारा ये है जो हमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है। देखिए सबसे पहले हम स्टॉक रिजर्व निकालते हैं बी के स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, क्योंकि ए के पास तो माल कहीं से आ नहीं रहा है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट केवल बी के स्टॉक से शुरुआत करते हैं। और यहां पर अब आपको एक बात और समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन की जरूरत अभी नहीं है तो इसलिए मैंने उसे साइड कर दिया। वर्किंग नोट में मैं निकाल रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हेडिंग डाल दी मैंने और फिर लिखा स्टॉक ऑफ बी और वो है 14,000 का। अब ये 14,000 का स्टॉक रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स, इसके लिए हमें हेल्प मिलेगी इंफॉर्मेशन से। कैसे? आप ध्यान से देखो, जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा बी का 4,000 का है और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बी का 1,000 रुपए का दिया है, और हमें पता है ए बी को 50% प्रॉफिट लेकर देता है ना। ए बी को 50% प्रॉफिट लेकर देता है, इसका मतलब ए जो बी को माल दे रहा है 100 वाला माल 150 में दे रहा है, तो प्रॉफिट है 50/150, दैट इज 1/3। तो अगर 4,000 का 1/3 करता हूं तो 1,333 आता है। इसका मतलब ये फिनिश गुड्स है, इसमें से पहले रॉ मटेरियल के अलावा जो वेजेस वगैरह वो हटाया गया होगा, इसीलिए कम आ रहा है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूमिंग क्लोजिंग स्टॉक इज फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स है ना। ये एज्यूम कर रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि यही एजम्पशन मुझे ज्यादा सही दिखाई दे रही है। एज्यूमिंग क्लोजिंग स्टॉक इज फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये एज्यूम करते हुए मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि इस 14,000 में से क्या पोर्शन है जो ए से आया है ना। तो इसके अंदर क्या क्या होगा मैं ऐसा लिख देता हूं, आपको इजी रहेगा। एक है बी में डायरेक्ट मटेरियल 12,000, इसमें वेजेस का भी खर्चा आया होगा 10,000, और डिपार्टमेंट ए से भी आया होगा 18,000। इसी रेशो में ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा, ऐसा एज्यूम करना सबसे सही बात है। तो मुझे केवल इससे मतलब है जो ए से आया है, तो मैं क्या लिखता हूं, प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम ए हो जाएगा 14,000 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 12,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000। इस रेशो में मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आया, कितना माल आया जो ए से आया है मेरे पास ट्रांसफर होकर 6,300। इसमें कितना प्रॉफिट लिया होगा उसने, प्रॉफिट बाय ए 6,300 इंटू 50/150 2100। तो मेरा पहला आंसर आ गया 2100 का स्टॉक। तो ये 2100 एक स्टॉक रिजर्व आ गया, मेरा पहला स्टॉक रिजर्व आ गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। अब हम मेन बात पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, और मेन पॉइंट है हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ सी।
सी के स्टॉक में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इसमें ए ने भी प्रॉफिट कमाया है, बी ने भी प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि ए बी को देता है और बी सी को माल देता है, तो ए का प्रॉफिट भी है, बी का भी है। लेकिन पहले हम बी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर ए का निकालेंगे। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सी, सी की क्या कॉस्ट है 8000। ये बहुत अच्छा हुआ, सी का मटेरियल और वेजेस है ही नहीं, इसका मतलब ये 100% बी से आया हुआ माल है। अब बी कितना प्रॉफिट लेता है 10% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ बी आ जाएगा 8000 इंटू 10/110, तो कितना आ गया 727। तो दूसरा काम हमने निकाल लिया। अब तीसरा काम करना है, इसमें ए का कितना प्रॉफिट है ना, सी के स्टॉक में बी का कितना प्रॉफिट है ये हमने निकाल लिया। अब ये देखते हैं इसमें ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसके लिए हम इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कॉस्ट टू बी। देखो सी का माल था, सारा माल बी से आया था, बी का सेलिंग प्राइस था, बी का प्रॉफिट पता चला, हटा दिया तो बी की कॉस्ट आ जाएगी या नहीं, कितनी आ गई 72। अब क्या मैं ध्यान से सुनना, ये जो 7273 है क्या है बी की कॉस्ट, क्या मैं इस पॉइंट पर आ गया या नहीं, बी की कॉस्ट 14000 है, तो वही सारा काम अब दोबारा कर दूं, लेकिन एक शॉर्टकट भी है, या तो सारा काम दोबारा करूं या शॉर्टकट लगाऊं। मैं दोनों से आपको करके दिखाता हूं, पहले शॉर्टकट दिखाता हूं फिर पूरा काम दोबारा करके दिखाता हूं, आंसर सेम आएगा। शॉर्टकट क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी। देखो मुझे पता है ये सारा काम दोबारा करना है। 14000 पे कितना प्रॉफिट निकाला था हमने 2100, 14000 पे कितना प्रॉफिट निकाला था 2100, तो 2100 का प्रॉफिट है 14000 में, तो 7273 में कितना है, ये शॉर्टकट हो गया। कितना 1091, लो जी आंसर आ गया, ये था शॉर्टकट। और अगर लॉन्ग कट करना चाहते हैं वो भी इतना बड़ा नहीं है, देखो क्या आया मेरा 7273 आया। मैंने कैसे निकाला था, बी को देख रहा हूं मैं, बी को देख रहा हूं, बी को देखो तो मैंने क्या करा था इंटू 18/12 प्लस 10 प्लस 18 करा था या नहीं, तो ये पता चला था माल कितना ए से आया था। क्या आया इसे सॉल्व करके, थ्री टू सेवन थ्री, और इसमें प्रॉफिट कितना लिया था 3273 इंटू 50/150, तो 1091 ही आना चाहिए। लेकिन हमें क्या जरूरत है इतना लंबा करने की जब हमें शॉर्टकट पता है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई। अब देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, देखो ध्यान से, स्टॉक ऑफ बी, बी के स्टॉक पे कितना है 2100, और अब ध्यान से देखो स्टॉक ऑफ सी, सी के स्टॉक पे दो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एक 727 और एक 1091 है ना, 1818। अब मैं जब क्लोजिंग जनरल पी&एल बना रहा हूं तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व में क्या लिखूंगा मैं, बी और सी के स्टॉक में, बी में क्या लिखूंगा 2100 और सी में क्या लिखूंगा 1818। बात समझ में आई। तो मैं अब यहां पर आ गया, जूम कर दिया, यहां पर ये आ गया। तो यही इस चैप्टर की जान है, आपको इस चैप्टर में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना आ गया तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। 3918 तो लॉस ही आ रहा है इसमें, तो पहले से ही लॉस आ रहा था तो अब लॉस हो रहा जाएगा, तो टोटल क्या आ गया हमारा 4000 प्लस 3918 7918
7918 और लॉस हो गया 4918 बाय नेट लॉस। अच्छा आपको ये बता दूं, ये मैंने फीफो मेथड से किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं इसे वेटेड एवरेज मेथड से करता तो आंसर मेरा कुछ और आता, और वो मैंने सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है। वेटेड एवरेज मेथड से मतलब ये मानो 0.01% चांस है कि आपसे पूछा जाए कि वेटेड एवरेज मेथड से करो। वेटेड एवरेज मेथड से करता अगर मैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो में अलग से कराऊंगा। अभी हम फीफो से ही समझ लें तो मोर देन सफिशिएंट है। सॉल्यूशन में मैंने वेटेड एवरेज मेथड से भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें हमने 3 डिपार्टमेंट के केस में कैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे हमने ये सीखा। क्वेश्चन नंबर 10, डिपार्टमेंट एक्स है जो डिपार्टमेंट वाई को माल देता है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मींस एक्स से जो वाई के पास माल जा रहा है तो 100 वाला माल 125 में जा रहा है, ठीक है। और एक्स जेड को भी माल देता है, एक्स जेड को भी देता है 110 में, जो 100 का माल है 110 में देता है एक्स जेड को। तो एक्स वाई को भी दे रहा है और एक्स जेड को भी दे रहा है। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था, अभी तक ऐसे हो रहे थे क्वेश्चन, एक्स वाई को दे रहा था, वाई जेड को दे रहा था। वाई भी देता है एक्स को माल, लेकिन वो 15% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स देता है। इसका मतलब जब वाई एक्स को माल देता है, या हम उसको इसी सीक्वेंस में लिखें, वाई एक्स को माल दे रहा है तो सेलिंग प्राइस 100 है, उसकी कॉस्ट 85 है, क्योंकि 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स है। तो इसका मतलब कि 85 रुपीज का माल वो 100 में दे देता है। और जब वो जेड को देता है ना, तो जेड को दे रहा है तो वो माल जो 100 रुपए का दे रहा है जेड को, वो 80 रुपए का था वाई के लिए, जो जेड को वो 100 रुपए का दे रहा है। तो वाई एक्स को 85 रुपीज वाला माल 100 का दे रहा है ना, और 80 रुपीज वाला माल जेड को 100 में दे रहा है। डिपार्टमेंट जेड भी दे रहा है एक्स और वाई को, मतलब कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे डिपार्टमेंट को माल ना दे रहा हो। जेड 20% और 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ले रहा है। इसका मतलब 100 रुपए वाला माल जेड 120 रुपए का देता है एक्स को, और वाई को 125 रुपए में देता है। हमें अलग अलग बता रखा है कौन माल किसको कितने में दे रहा है, तो काफी ज्यादा हो गया, सब एक दूसरे को माल दे रहे हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पर, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अगर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटा दें तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हम कमीशन देते हैं मैनेजर को। डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दे रखा है। तो हमने क्या करा, स्टॉक रिजर्व तो हटाया नहीं, लेकिन हमने मैनेजर को कमीशन दे दिया, और मैनेजर को कमीशन देने के बाद में जो प्रॉफिट आया वो हमें बता रखा है, एक्स का 36,000, वाई का 27,000 और जेड का 18,000। स्टॉक
अलग अलग जगह जो रखा हुआ है वो हमें पता चला ईयर एंड में एक्स के पास 20,000 का माल है जो वाई और जेड से आया है, वाई के पास भी 20,000 का माल है जो एक्स और जेड से आया है, और जेड के बाद पास 23,000 रुपीज का गुड्स है जो एक्स और वाई से आया। फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। क्योंकि हम स्टॉक रिजर्व हटाना भूल गए तो ये प्रॉफिट ठीक नहीं आया, क्योंकि कमीशन भी ठीक नहीं निकला। तो हमें सही प्रॉफिट निकालना है, सही कमीशन निकालना है और स्टॉक रिजर्व भी निकालना है। क्वेश्चन सन में आया, हमें करना क्या है, हम लोगों को जो प्रॉफिट दिया है उसे ठीक करके करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, जो प्रॉफिट दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 36,000, 27,000 एंड 18,000। ये प्रॉफिट हमें तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट दिया है हमें, ये प्रॉफिट कमीशन के बाद का है, तो कमीशन से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करें। कमीशन कितना दिया है? 10%। 10% प्रॉफिट दिया है, कम प्रॉफिट का 10% हमने कमीशन दिया है। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 100 था तो हमने कमीशन 10 दे दिया होगा, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 आया होगा। अब हमें वापस से 100 वाला कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसमें कमीशन पहले ऐड करें, उसके बाद ऐड करने के बाद आ जाए, और एक है सीधा ही प्रॉफिट निकाल लें बिफोर कमीशन। अगर हम 100/90 करेंगे तो सीधा ही प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। अगर हम 10/90 करेंगे तो पहले कमीशन आएगा, उसे ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा। तो मैं सीधा ही इसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 100/90, तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मैं इसमें 10/90 करके 4,000, 3,000 to 2,000 का आता कमीशन, इसमें कमीशन ऐड करता मैं, वो आता 4,000, 3,000, 2,000, और उसे ऐड करता तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आता। ठीक है, तो ये कमीशन से पहले का प्रॉफिट था जिस पर हमने कमीशन दे दिया, लेकिन ये हमने ठीक नहीं करा। पहले हमें क्या करना चाहिए था, इसमें से स्टॉक रिजर्व हटाना चाहिए था। हटाएं स्टॉक रिजर्व, माइनस स्टॉक रिजर्व। आपके पास 5 मिनट है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले कैलकुलेट करिए क्या आएगा स्टॉक रिजर्व। अब चेक करते हैं कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो x में से स्टॉक रिजर्व हम कौन सा हटाएंगे, जो x ने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया लेकिन एक्चुअल में वो रियलाइज नहीं हुआ है। तो देखें x का माल y के पास कितना रखा हुआ है, x का माल y के पास 15,000 रुपये रखा हुआ है, 15,000, और 15,000 पर x ने y को किस रेट पर माल दिया होगा, हमने लिखा था ना, x ने y को माल दिया था 100 वाला
125 में, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा 25 अपॉन 125, 3000। ठीक है। और Z के पास कितना माल रखा हुआ है जो X से आया है, $11,000, और X ने Z को माल दिया था 100 वाला 110 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना है 10 अपॉन 110, 1000। तो इसका करेक्ट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो करेक्ट है वो है 36,000। इस पर वो कमीशन दे देंगे 10%, 3600, और करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा 32,400। ठीक है। अब हम Y की बात करते हैं। Y का माल X के पास कितना रखा है 14,000। Y का माल X के पास है 14,000, है ना, और कितना प्रॉफिट लिया था जब Y ने X को माल दिया था, तो हमने नोट करा था इसको कि जब Y ने X को माल दिया था तो इन्होंने 85 वाला माल 100 में दिया था, तो इन्होंने 15 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, 15% प्रॉफिट कमाया था ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस ही तो है, सीधा 15% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 अपॉन 100, कितना है 2100। और Y का माल Z के पास कितना है Y का माल Z के पास 12,000 है, और उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया गया था, तो 2400 रुपीज आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आएगा 30,000 माइनस 2100 माइनस 2400, कितना आएगा 25,500। इसमें से 2,550 रुपीज का कमीशन हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा करेक्ट 22,950। अब हम बात करते हैं Z की। Z ने X को कितना माल दिया था, तो X के पास Z से आया हुआ 6,000 रुपए का माल है ना, और Z ने X को 100 का माल 120 में दिया था, तो प्रॉफिट है 20 अपॉन 120, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1,000 रुपीज। और Z ने Y को जो माल दिया था वो 100 वाला 125 में दिया था, और Z के जो माल Z का माल Y के पास रखा है वो कितना माल रखा हुआ है 5,000 इंटू 25 अपॉन 125, तो ये भी 1,000 आ गया, टोटल 18,000 का कमीशन हो जाएगा, 16,200 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमने सबसे शुरू में देखा कि X ने माल किसको Z ने किस रेट में दिया, X ने किस रेट में दिया, और ये भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि
एक्स के यहाँ जो स्टॉक रिजर्व बनाएंगे वो उस पर नहीं माल पर बनाएंगे जो माल उसके पास रखा है, नहीं, हम जब एक्स के यहाँ स्टॉक रिजर्व बनाएंगे तो हम उस वाले माल पर बनाएंगे जो एक्स ने प्रॉफिट चार्ज किया था, और जो एक्स ने प्रॉफिट चार्ज किया था वो माल वाई के पास और जेड के पास रखा हुआ है। फिर हम देखेंगे जो वाई का प्रॉफिट है, वाई का प्रॉफिट है जो वाई का माल एक्स और जेड के पास रखा है। फिर हम देखेंगे जो जेड का प्रॉफिट है, जेड का प्रॉफिट वो है जो एक्स और वाई के पास जेड का माल रखा हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पता लगाना पहली बार। एक बार आपको ये पता चल जाएगा तो हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे स्टॉक रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आप भी करिएगा मेरे साथ साथ। डिपार्टमेंट आर सेल करता है गुड्स डिपार्टमेंट एस को एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। आर एस को देता है कॉस्ट प्लस 25% और डिपार्टमेंट टी एट 10% कॉस्ट। इसका मतलब टी को कॉस्ट प्लस 10% पर माल दिया जाता है। डिपार्टमेंट एस आर और टी दोनों को माल देता है, तो डिपार्टमेंट एस आर ओ टी को देता है सेल का 15 एंड 20%, तो 15% ऑफ सेल्स और 20% ऑफ सेल्स। ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है, एस की और आर की कॉस्ट प्राइस पर दे रखी है, टी की अगेन कॉस्ट पर दे रखी है। तो जो टी है वो आर और एस को कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 25% पर देता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ट्रांसफर्स हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। डिपार्टमेंट मैनेजर को 10% कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट का, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। हम मैनेजर साहब को कमीशन देते हैं प्रॉफिट का 10%, लेकिन अब हर एक दूसरे को डिपार्टमेंट को माल बेचे जा रहे हैं, तो अगर वो जब तक बाहर मार्केट में नहीं बिकेगा तो वो प्रॉफिट अनरियलाइज रहेगा। तो ईयर एंड में अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसे हटा देंगे, तभी उसको मैनेजर को कमीशन देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट इज एज अंडर। हमने क्या करा, हमने कमीशन दे दिया लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना भूल गए, तो ये अपने आप में एक समस्या हो गई। जो स्टॉक है ईयर एंड पे वो बता रखा है कितना है, तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो कमीशन दे दिया वो हटाना पड़ेगा, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, फिर सही प्रॉफिट कमीशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा सही कमीशन देने के बाद सही प्रॉफिट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमें 3 डिपार्टमेंट है, आरएसटी, सब एक दूसरे को माल बेचते हैं और अनरियलाइज प्रॉफिट भी होता ही है जब प्रॉफिट मार्जिन लेकर माल बेच रहे हैं। हमें मैनेजर को कमीशन देना था 10% ऑन प्रॉफिट, लेकिन पहले अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना था। हमने अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं हटाया और ऐसे ही हमने प्रॉफिट पर कमीशन दे दिया। अब हमें सही कमीशन और सही प्रॉफिट निकालना है। तो बात करते हैं, हमारे पास जो डिपार्टमेंट है आर एस टी, 3 डिपार्टमेंट है और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वह है 54,000, 40,500 और 27,000। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इनका जो कमीशन ऑलरेडी दे दिया है उसको ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो माइनस हो चुका है कमीशन। हमें कमीशन को ऐड बैक करके बिफोर कमीशन का प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें हम ऐड करते हैं मैनेजर कमीशन
गिवन, जो हमने दे दिया, जो कि रोंग है, सही नहीं था, हमने दे दिया था इसलिए इसे ऐड बैक कर रहे हैं। अब कितना दिया होगा कमीशन? 10%। तो मान लेते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 100 है तो कमीशन कितना दिया होगा हमने? 10%, 10। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आया होगा? 90। ये आफ्टर कमीशन ही तो है, तो ये 90 रुपए वाला प्रॉफिट है और इसमें हमें 10 रुपए ऐड बैक करना है। तो 10/90 कर दो, 6000, 4500, 4500 है ना, और 3000, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 60,000, 45,000 एंड 30,000। चेक भी कर सकते हैं, इसका 10% हो रहा होगा। तो ये हमारा एक काम करा हमने कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लिया। अब हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना है जो स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो वाला काम करते हैं। अब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा देते हैं। चलिए इसमें से हम लेस करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको हम यहां से हटा देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आर में एस से और टी से जो माल आया हुआ है, डिपार्टमेंट आर के पास जो एस और टी से माल आया हुआ, तो स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट आर का स्टॉक, ठीक है। इसमें प्रॉफिट किसने लिया होगा? एस से माल आया तो एस ने प्रॉफिट लिया होगा, है ना। प्रॉफिट बाय एस कितने का माल है? 21,000 रुपए का माल है। 21,000 रुपए के माल पर एस ने आर को किस रेट पर माल दिया था? हमने नोट किया था, एस ने आर को 15% सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट लिया था, तो इसका मतलब 15% प्रॉफिट होगा इसमें। देखिए कितना आया, 3150। किसने कमाया होगा प्रॉफिट? तो एस के प्रॉफिट से ही हटाओ 3150। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसे आर के प्रॉफिट से हटा देते हैं। आर का स्टॉक है, प्रॉफिट आर का थोड़ी ना, प्रॉफिट तो एस का है, ठीक है। और प्रॉफिट बाय टी, टी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 9,000। तो टी ने आर को जो माल दिया है वो कॉस्ट प्लस 20% पे दिया है ना। तो टी ने आर को कॉस्ट प्लस 20% पे दिया, तो 9,000 इंटू 20/120 करना पड़ेगा ना भाई। 20 की 100 की कॉस्ट, 20 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 120 का, ये सेलिंग प्राइस ही तो है। तो कितना आया? 9,000 इंटू 20/120, 1500। ये प्रॉफिट किसने कमाया होगा? तो टी के प्रॉफिट से हटा देते, ठीक है। अब हम ये तो पूरा निपटा दिया, अब हम एस डिपार्टमेंट का स्टॉक देखते हैं। स्टॉक ऑफ एस, गुड्स फ्रॉम आर, आर से जो गुड्स आया,
16,500। आर ने एस को जो 22,500 आर ने जो एस को भेजा कॉस्ट प्लस 25% पे भेजा, 25/125 कितना आया? 4,500। किसने कमाया प्रॉफिट? 4,500। और टी से माल आया है 7,500 का। टी ने कितना प्रॉफिट लिया था? अगेन कॉस्ट प्लस 25%, 1,500। कहां से लेस करूं? टी में से। स्टॉक ऑफ टी, गुड्स फ्रॉम आर 16,500। आर ने टी को जो माल दिया है कॉस्ट प्लस 10% पर दिया है ना, 10/110 कितना? तो आर में से लेस कर देता हूं। और 18,000 आया है एस से। एस तो सेलिंग प्राइस पे लेता है प्रॉफिट, तो एस ने भेजा था टी को 20%, तो एस से माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है करने का। दूसरा ये, मैंने जो सॉल्यूशन में दिया है, मैंने स्टॉक की बजाय मैंने लिखा प्रॉफिट ऑफ आर, और आर का प्रॉफिट ये दो है तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और आर से दोनों को एक साथ लेस कर दिया। फिर मैंने लिखा प्रॉफिट ऑफ एस, ये दोनों एक साथ लिखा और एस से दोनों लेस कर दिए। और फिर मैंने ये लिखा टी का, और टी में लिखा अमाउंट यही आएगा, सब कुछ यही आएगा, बस प्रेजेंटेशन में स्टॉक की बजाय किसने भेजा उस हिसाब से लिख देंगे, तो केवल उसी में से ही प्रॉफिट लेस हो जाएगा, तो शायद गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। तो सोल्यूशन मैंने वैसे दिया हुआ है, वीडियो मैंने ऐसा बना दिया, आंसर तो वही आएगा सेम। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आ गया? 54,000। लो, इतनी मेहनत करी, इसका तो वही आ गया, पहले भी 54,000 ही था। एस का और टी का, लो इसका भी वही आ गया। कोई बात नहीं, माइनस करते हैं कमीशन 10%। वही नहीं आया, पहले 60, 45 और 30 था, वो नहीं आया। तो 5400, 3825, 2700, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ गया? 48,600 और 34,425 और 24,300। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा। मेसर्स अनिल है, इनके 4 डिपार्टमेंट हैं ABCD। हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, और उस मैनेजर को कमीशन मिलता है 10% रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट प्रॉफिट का। लेकिन नई बात क्या है कि उसे कम से कम 6,000 रुपए मिलते हैं।
मिनिमम 6,000। कौन सा डिपार्टमेंट किसे किस रेट पे ट्रांसफर करता है वो बता रखा है हमें। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 फर्म ने ऑलरेडी P&L बना लिया है। बाद में ये पता चला कि हमने जो लोडेड प्राइस था उसी पर ही स्टॉक को इंक्लूड कर लिया, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं हटाया। तो हमें बता रखा है क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बता रखे हैं, इंक्लूडेड इन लोडेड प्राइस इन द स्टॉक कितना कितना स्टॉक में है। तो हमें करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट कमीशन निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाला है। 100 रुपए का माल ए बी को कितने में देता है? 110 में। तो इसमें लोडिंग इंक्लूड है, इसे लोडेड प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो करते हैं क्वेश्चन को, आप भी करिए साथ साथ। डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी, 4 डिपार्टमेंट है ए बी सी डी। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो लिख लेते, 40,000 लॉस है ए को, 48,600, 72,000 एंड 1,08,000। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता और जहां पर लिखा होता कि 10% का हम कमीशन देते हैं और प्रॉफिट मिनिमम नहीं होता, तो ए डिपार्टमेंट में हमने कमीशन ही नहीं दिया होता उसको, क्योंकि लॉस है। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा आया नहीं, लेकिन ये पॉइंट आता तो और अच्छा रहता कि हम उसमें कमीशन ही नहीं देते उसको। खैर यहाँ तो हमने कमीशन दिया होगा, मिनिमम 6,000 दिया जाता है, ऐड कर देते हैं कमीशन। तो ए डिपार्टमेंट में हमने 6,000 का कमीशन दिया होगा। बी डिपार्टमेंट में हमारा जो कमीशन आया होगा 10/90 आया होगा। तो 48,000 का 48,600 का 10/90 करो क्या आता है? 5400। लेकिन 6,000 से कम तो इसे भी नहीं दिया होगा, तो 6,000 यहां पर भी आया होगा। ठीक है। और सी डिपार्टमेंट में 8,000 और डी में 12,000। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 34,000 का लॉस, 54,600, 80,000 एंड 1,20,000। तो ये हमारे पास चारों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट आ गए बिफोर कमीशन। अब हम लेस करते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा जो हो जाएगा वो ये बात डिपेंड करेगा कि किसने किसको माल बेचा था। 20,000 फ्रॉम ए ने बी को भेजा था। ए जो बी को भेजता है वो 10% अबव कॉस्ट पर भेजता है। तो 22,000 इंटू 10/110। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ए ने कमाया है, तो ए के प्रॉफिट से लेस होगा। कितना अमाउंट आया? 22,000 बी के पास माल आया है ए से, और ए बी को ट्रांसफर करता है 10% प्रॉफिट अबव कॉस्ट। ठीक है। ये 2,000 आ गया।
नेक्स्ट है जो सी ने बी को दिया है 48,000 और सी बी को 20% अबव कॉस्ट देता है, कितना आ गया 8,000। ये प्रॉफिट सी ने कमाया होगा और सी ने डी को दिया है 3600 और सी डी को देता है 20% अबव कॉस्ट, कितना हो गया 600 और ए ने डी को दिया है 1200 का माल और 20% अबव कॉस्ट 200। तो प्रॉफिट आफ्टर रिमूवल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 34,000 माइनस 2,000 माइनस 200 36,200 54,600 7। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बी और डी डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा है किसी को, तो हम चाहते तो उसका कॉलम ही नहीं बनाते क्योंकि उसके प्रॉफिट तो ठीक ही निकला होगा, ठीक है ना। लेस करते हैं मैनेजर्स कमीशन, तो ए को लॉस हो रहा है तो कम से कम 6,000 देना पड़ेगा, बी का 54,600 है 6,000 देना पड़ेगा, इसको 7,140 और इसको 12,000। तो कुल मिलाकर केवल सी में चेंज आएगा क्योंकि ए में तो लॉस है, बी में 60,000 से कम का प्रॉफिट है, डी माल बेचता ही नहीं, तो केवल एक डिपार्टमेंट का कायदे से हमें बनाना चाहिए था, है ना। लेकिन ए का भी इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाकर करेक्ट प्रॉफिट तो निकलता, कमीशन में कोई चेंज नहीं आया लेकिन प्रॉफिट में तो चेंज आएगा, तो करेक्ट प्रॉफिट, ए का करेक्ट प्रॉफिट कितना आया लॉस, है ना। और इसका सी और डी 1,08,000। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा हर डिपार्टमेंट नहीं दे रहा था माल और दूसरा कुछ मिनिमम कमीशन भी फिक्स था, है ना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है और मेरे ख्याल से सीए के स्टडी मटेरियल में भी है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो मैंने यहाँ पर ले लिया। मेसर सनी है और इनकी फैक्ट्री है और दो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैं एक्स और वाई। Part of the output of X department is transferred to Y department for further processing and balance is directly transferred to selling department। तो सिचुएशन ये है कि तीन डिपार्टमेंट है एक्स वाई और सेलिंग, हम ये एक्स वाई जेड भी मन में सोच सकते हैं। तो एक्स वाई को ट्रांसफर करता है और कुछ माल एक्स सेलिंग को भी ट्रांसफर करता है। जो एक्स वाई को ट्रांसफर करता है वहां फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फिर एक्स के पास से जो वाई के पास माल आया वाई उसे सेलिंग के पास ट्रांसफर करता है। जो एक्स वाई को लेता है वो कॉस्ट प्लस 1/3 पर देता है, एक्स जो सेलिंग को देता है कॉस्ट प्लस 1/2 50% पर लेता है और वाई जो सेलिंग को देता है 1/4 कॉस्ट प्लस 25% मतलब 1/4 पर देता है। तो ये हमारे को अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन बता रखे हैं। जो एक्स है उसके पास कितना ओपनिंग स्टॉक कंजम्पशन क्लोज सेल्स वगैरह है, वाई और
सेलिंग, ये सब कुछ हमें बता रखा है। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द एक्स डिपार्टमेंट, यहां लिखा है जो प्रोडक्शन हुई है एक्स डिपार्टमेंट में 30 मीट्रिक टन इन्होंने सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है। इसके अलावा बाकी सारा का सारा माल जो इनके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बचा हुआ सब कुछ वाई के लिए है। इसका मतलब एक्स डिपार्टमेंट में से केवल 30 मीट्रिक टन जो जाएगा सेलिंग को, बाकी सारा का सारा माल वाई के लिए। द पर टन मटेरियल एंड लेबर कंजम्पशन इन एक्स डिपार्टमेंट ऑन प्रोडक्शन टू बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू सेलिंग इज 300% ऑफ द लेबर एंड मटेरियल टू द वाई। अब ये बात क्या है, इसे ध्यान से समझो। यहाँ लिखा है कि एक्स वाई को और एक्स सेलिंग को जो ट्रांसफर करता है, इन दोनों में फर्क है। ये कह रखा है कि जो एक्स सेलिंग को ट्रांसफर करता है ना, यहाँ पर लेबर और मटेरियल का खर्चा 300% है, मतलब 3 गुना है। तो यहाँ पर 300% लिखा है, 3% मोर नहीं लिखा। 300% मतलब 100 का माल 300 में, अगर 100 रुपए 100 का माल 300 में नहीं, 100 रुपए का खर्चा अगर एक्स वाई के लिए माल भेजने में करता है, तो उसी माल को फर्दर प्रोसेसिंग, देखो है क्या, एक्स वाई को जो माल देता है उस पर वाई फर्दर प्रोसेसिंग करके सेलिंग को देता है। और यहां पर क्या हो रहा है, एक्स सीधा सेलिंग को दे रहा है, तो वाई वाला काम भी एक्स ही कर रहा है, तो इसलिए उस पर 3 गुना खर्चा आ रहा है, लेबर और मटेरियल का। हमें डिपार्टमेंटल पी&एल बनाना है, जनरल पी&एल बनाना है, और वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करना है। असल में शायद मेरे ख्याल से जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, वहां ये बोल नहीं रखा कि वेटेड एवरेज मेथड से करो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज मेथड से ही कर सकते हैं। फीफो मेथड से करने में हमें बहुत दिक्कत आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि आप इसको किस मेथड से करिए, वेटेड एवरेज मेथड से करिए। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आया। अब हम इसको 3 डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आप भी बनाइए साथ साथ। इसमें हमारे पास 3 जो डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हमें क्वांटिटी का भी कॉलम बनाना होगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी भी लिखनी होगी। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, particulars x y selling, x y selling, quantity amount, quantity amount, quantity amount, quantity amount, quantity amount, quantity और amount। जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है पहले हम उसे लिख लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है उसकी टेंशन हमारे पास से खत्म हो जाए।
तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ओपनिंग स्टॉक की, तो उसे लिख लेते हैं। वो ओपनिंग स्टॉक 60 मेट्रिक टन 60,000, 20 40,000 और 50 1,45,000। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, थोड़ा मैं डेबिट साइड लिख रहा हूं तो बड़ा कर देता हूं, आप देख लीजिए। रॉ मटेरियल 90 टन है 1 लाख का, 20 टन है 20,000 का। लेबर में क्वांटिटी नहीं लगती है, 50,000 80,000। सेलिंग डिपार्टमेंट में कुछ कंजम्पशन या लेबर का काम होता नहीं है, इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं आया है। और अब सेल्स आया है लेकिन क्वांटिटी नहीं लिखी है सेल्स की। बाय सेल्स, सेल केवल सेलिंग डिपार्टमेंट में 5 लाख की, क्वांटिटी में डैश नहीं करेंगे, अभी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक है, क्वांटिटी वाइज ही बता रखा है, 30 50 और 60, बस ये बता रखा है हमें। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन के अंदर जानकारी नहीं है। तो अब हमें इसी को बातों को ध्यान में लेते हुए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए करना है। दो बातें हैं अब जो बता रखी हैं। एक ये कि x से y को माल जाना है 30 टन, तो वो लिख लेता हूं मैं। बाय ट्रांसफर x से y में जाना है 30 टन, तो x के क्रेडिट में लिख दिया मैंने, y के डेबिट में लिख देता हूं। टू ट्रांसफर 30 टन, अभी वैल्यू नहीं लिखी, केवल मैंने क्वांटिटी लिखी है। तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि x से सेलिंग के पास कितना जाएगा। तो ट्रांसफर टू y, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग को भी ट्रांसफर हो रहा है, तो अलग अलग तो लिखना ही पड़ेगा। तो ट्रांसफर टू x है 30 और ट्रांसफर टू सेलिंग, बचा हुआ सेलिंग के पास चला जाएगा। तो ये देख लेते हैं हम कितना बचा। तो इसके पास जो ओपनिंग था 60 और जो रॉ मटेरियल लगाया 90, तो 150 टोटल माल था। 150 में से 30 बच गया और 30 वाई को ट्रांसफर कर दिया, तो बचा 90। तो वो 90 ये सेलिंग को डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो सेलिंग में ट्रांसफर फ्रॉम एक्स के नाम से ही आ जाएगा 90। ठीक है। अब y के पास देखें तो y के पास 20 ओपनिंग था, 20 रॉ मटेरियल लगाया और 30 x से आ गया, तो टोटल माल कितना हो गया y के पास? y के पास 20 माल था ना, सॉरी उल्टा हो गया। हमने ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि जो x से सेलिंग को जाएगा वो 30 होगा, सॉरी, और बाकी बचा हुआ सारा का सारा y के लिए। ध्यान से पढ़िए, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट x है उसके पास 30 टन का माल ऐसा है जो वो सेलिंग को ट्रांसफर करेगा। तो x से सेलिंग के पास 30 टन माल जाएगा, बाकी बचा हुआ सारा माल y के लिए है।
तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर y के लिए 90 आ गया, मैंने गलती से उसको लिख दिया था, तो ये हो गया ठीक। तो अब y का टोटल देखते हैं, y के पास माल कितना हो गया 130, 130 में से 50 बचा हुआ है, तो ये 80 माल सेलिंग को ट्रांसफर करेगा। तो सेलिंग वाली लाइन में ही आगे लिख देता हूं मैं, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। इन्होंने 80 ट्रांसफर कर दिया, किसको, सेलिंग को। तो सेलिंग के पास आ गया टू ट्रांसफर फ्रॉम y, सेलिंग के पास आ गया 80। मैं यहां तक रुक गया, पहले आराम से देख लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सेलिंग का टोटल कर लेते हैं, सेलिंग का टोटल 160 आ गया, 160 में से इन्होंने 60 जो है बचा हुआ, तो सेल इसका मतलब ये 100 है, जो 5 लाख की सेल हुई है, ठीक है। तो ये हमने क्वांटिटी वाइज तो पूरा कवर कर लिया। अब हम वर्किंग नोट निकालते हैं और देखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, एक्स से जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्स, टोटल कॉस्ट 2,10,000 है ना। ये 2,10,000 कहां जाएगी, ये 2,10,000 की जो कॉस्ट है और जो यूनिट्स हैं, टोटल ये यूनिट्स 150 हो गई, है ना। इसमें से 90 यूनिट्स वाई के पास जाएंगी, ठीक है। सेलिंग के पास जाएंगी 30 यूनिट्स, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक होगा 30 यूनिट्स। यहां तक की बात समझ में आती है। अब मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूं। तो 2,10,000 रुपए का खर्चा है 150 यूनिट का, और उस 150 यूनिट के 2,10,000 के खर्चे को वाई, सेलिंग और क्लोजिंग में बांटना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसकी कॉस्ट निकालता हूं, क्या है कॉस्ट, रेशो क्या आएगा। देखो यहां पर अगर 1 रुपए का खर्चा आता है तो यहां पर 2 रुपए का, 3 रुपए का खर्चा आएगा, हमें बता रखा है ना। सेलिंग डिपार्टमेंट में जो माल ट्रांसफर किया जाता है उसका खर्चा 300% है ना, और जो माल सेलिंग को जाना है वो 30 यूनिट है, बाकी वाई वाला और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी वाई को ही जाएगा, तो वहां पर भी खर्चा 1 रुपए का ही हुआ होगा। भाई जब हम माल जो भी बना रहे हैं उसमें केवल सेलिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें तिगना खर्चा है, बाकी सब में नॉर्मल खर्चा है। तो अगर हम कॉस्ट का रेशो देखें तो 90 और 30 का रेशो हो जाएगा, 3:1 का रेशो आ जाएगा। तो 3:1 के रेशो में बांट देते हैं खर्चे को, 2,10,000 को, तो कितना आता है 2,10,000 3:1 के रेशो में, हम्म 90 और 30,000, ठीक है। ये आ गई कॉस्ट, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट लेना है, जो वाई को ट्रांसफर किया जाता है उस पर कितना प्रॉफिट लेते हैं, जो वाई को ट्रांसफर होता है एक्स से वाई को 1/3 प्रॉफिट लेते हैं, 1/3 प्रॉफिट लिया तो 30,000 का प्रॉफिट लिया,
और जो एक्स से सेलिंग को जाता है उसमें 1/2 का प्रॉफिट लिया जाता है 45,000, और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माल वाई को जाएगा, ये सेलिंग को जाएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो वाई को जाएगा वो 120 में जाएगा, जो सेलिंग को जाएगा 135 में जाएगा, और जो क्लोजिंग है 30 का 30 ही रहेगा। ठीक है, ये काम करा तो इसको नोट डाउन कर देता हूं मैं क्वेश्चन में। एक्स वाई को ट्रांसफर करेगा, माल एक्स के क्रेडिट में आ गया 120 और वाई के डेबिट में आ गया 1,20,000। 135 में इन्होंने सेलिंग को ट्रांसफर किया है, 1,35,000 सेलिंग में आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का आ गया। ठीक है, हमें ये भी पता है एक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है, देखो 30,000 और 45, 75,000 का प्रॉफिट है, वही आएगा, निकाल लेते, टोटल करते, तो एक्स का टोटल कितना आ गया 2,85,000, प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2,85,000 माइनस 2,10,000, 75,000। मैं यहां रुक गया, पहले यहां तक देखो, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है जी, वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो आप। अब हम y की बात कर रहे हैं, है ना। तो y की क्या कॉस्ट आ गई, जल्दी से बताओ। कॉस्ट ऑफ y की क्या कॉस्ट है टोटल, 140। कितना, अरे 120 तो यही है, $2,60,000। ये दो जगह बटेगा, एक तो सेलिंग के पास जाएगा और एक क्लोजिंग में जाएगा। जो सेलिंग के पास जाएगा वो है 80 यूनिट्स, और जो क्लोजिंग है वो 50 यूनिट्स है। तो 80 और 50 यूनिट्स में जाएगा, कॉस्ट दोनों की सेम है तो इसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी कॉस्ट आ गई, 80 और 50 में 1,60,000 और 1 लाख। ठीक है, इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। बताइए वाई सेलिंग को कितना प्रॉफिट लेकर भेजता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/4, तो 40,000 का प्रॉफिट ले लेगा, तो 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख और 1 लाख लिख देते हैं वाई में। प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, ये तो आएगा प्रॉफिट 40। अब ये जो 2 लाख का ट्रांसफर किया है ये सेलिंग में लिख दीजिए 2 लाख। ठीक है, इसका एक और रीजन है हम क्यों इसे फीफो से नहीं कर सकते थे। देखो अब सेलिंग है, सेलिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई,
1,45,000, 1,35,000 और 2 लाख। तो 160 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो है 4,80,000। अब हमें क्या पता है, इस 160 में से ओपनिंग 50 है, जो करंट ट्रांसफर एक्स से आई एक्स और कितनी वाई से आई, इसमें से कितना बिक गया कितना बचा है, हम कैसे पता लगाएं? चलो हमने मान लिया ओपनिंग 50 बिक गया, लेकिन जो क्लोजिंग बचा है उसमें कितना एक्स और कितना वाई का है, तो ये हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसे वेटेड एवरेज मेथड से ही कर सकते हैं। अब इसे हमने दो हिस्सों में बांटना है, जो सेल्स हो गया और जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका रेशियो है 100 और 60, तो 100 60 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। कितना है, 3 लाख और 1,80,000 है ना। तो 3 लाख कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 5 लाख है, तो प्रॉफिट 2 लाख हो गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने निकाल ली 1,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। तो हम बेसिक काम हमने कर लिया क्वेश्चन में, कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर लिया। हमसे एक तो बोला था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, हमने वो बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं क्वेश्चन में, कि जनरल P&L बनाते हैं, उसमें हमें स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे। फिलहाल इतना कंप्लीट कर लीजिए पहले आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है जनरल P&L बनाइए। तो ये सारा काम तो हमारा हो गया। अब हम बनाते हैं जनरल P&L। तो जनरल P&L बनाते हैं, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। जनरल P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट एक्स वाई और सेलिंग। तो हमारा एक्स का प्रॉफिट कितना आया था, 75,000। वाई का और 2 लाख रुपीज सेलिंग का, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो टोटल हो गया हमारा 3,15,000। कोई हमें कॉमन एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, तो हमें केवल और केवल क्या करना है, स्टॉक रिजर्व बनाना है, और तो कुछ भी नहीं है। तो सारी की सारी कहानी अब स्टॉक रिजर्व पर आकर अटक जाती है। तो हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। ये हमें पता है कि सारा स्टॉक जो है वो फिनिश गुड्स है, क्योंकि जो माल जो हमने कॉस्ट ट्रांसफर करने की ली है वही कॉस्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो हर एक में फिनिश स्टॉक है। एक्स के स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हम शुरुआत करते हैं वाई के स्टॉक से, और वाई का जो स्टॉक है वो 1 लाख का है। तो स्टॉक ऑफ वाई, अब वाई में क्लोजिंग स्टॉक भी है ओपनिंग स्टॉक भी है, तो नेट फिगर पे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम नेट फिगर पे करते हैं, स्टॉक ऑफ वाई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेट फिगर ले रहा हूं मैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक्स का, वाई का 1 लाख, और ओपनिंग कितना है 40। तो 1 लाख माइनस 40,000, तो मैं 60,000 पर कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब वाई के पास जो स्टॉक है उसके अंदर हमारी जो ब्रेकअप होगा वो किन किन वैल्यू का होगा, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ये 3 चीजें होंगी, मैंने अभी अभी ऑरेंज कलर से हाईलाइट करी।
इसमें रॉ मटेरियल लगाया होगा, इसमें लेबर लगाई होगी, इसमें माल आया एक्स से ट्रांसफर होकर। तो हमें जो स्टॉक रिजर्व बनाना है वो उस माल पर बनाना है जो एक्स से ट्रांसफर होकर आया है। तो मैं लिख देता हूं, इसके अंदर तीन चीजें हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और एक्स से जो ट्रांसफर होकर आया। तो हमें इसी से ही मतलब है जो एक्स से ट्रांसफर होकर आया। तो ये दोनों मिलाकर 20 और 80 मिलाकर 1 लाख है और ये है 120। तो मुझे इससे लेना देना है कि कितना माल एक्स से आया। तो गुड्स फ्रॉम एक्स हो जाएंगे 60,000 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 2,20,000। ठीक है, कितना हो गया? कितना अमाउंट आया? तो जो 60,000 का नेट स्टॉक है वाई का, उसमें से एक्स से जो माल आया था वो 32,727 का आया था। एक्स ने प्रॉफिट कितना लिया था? एक्स ने वाई से 1/3 ऑन कॉस्ट ना। आपको पता है प्रॉफिट एक्स ने जो वाई को दिया था कॉस्ट का 1/3 था, सेलिंग प्राइस का 1/4 हो जाएगा। ये बात तो पता होगी आपको। तो 1/4 कर देता हूं, तो कितना आ गया? 8182। पहला पड़ाव पार कर लिया हमने, पहला स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। ठीक है, तो जो एक काम कर दिया, तो मैं एक काम जो कर दिया उसे लिख देता हूं, जो काम हो गया उसे तो लिखता जाऊं। तो टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक ऑफ वाई 8182, पहला काम हो गया। मैं दूसरे काम पर आता हूं जो थोड़ा सा बड़ा है, और वो है स्टॉक ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट। इसमें एक्स और वाई दोनों के प्रॉफिट होंगे, ठीक है ना। एक्स ने डायरेक्टली ट्रांसफर किया है वो भी, और वाई ने ट्रांसफर किया वो भी, और जो वाई ने ट्रांसफर करा उसमें एक्स का भी होगा। तो 3 स्टॉक रिजर्व निकलेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, करने लगेंगे तो सब हो जाएगा। तो ये भी नेट फिगर ले लेते हैं, 180 माइनस 145, 35,000 के ऊपर हमें निकालना है। अगर हम सेलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो माल एक्स और वाई दोनों से आ रहा है बस, और कोई खर्चा नहीं है। तो यही रेशो हो जाएगा 135 और 2 लाख, एक्स से और वाई से आ रहा है 1,35,000 और 2 लाख। तो इसी रेशो में डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया? 35,000 इंटू 1,35,000 डिवाइड बाय टोटल 335। तो कितना माल एक्स से आया? 14,105, और यहां से 35,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 3,35,000। 20,000, इन दोनों का टोटल हमारा 35,000 एक आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 रुपया कम कर दिया है ताकि हिसाब बराबर आ जाए।
क्योंकि पूरे 35,000 का ब्रेकअप किया है मैंने। अब एक्स ने कितना प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट बाय एक्स 50% ऑन, तो सेलिंग प्राइस का 150/150 या 1/2 है तो 1/3 कर दो, कितना हो गया 4701। लो जी दूसरा पड़ाव पार कर लिया, 4701 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि y ने कितना प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट बाय y ने क्या रेट भेजा था इसको, प्रॉफिट कितना लिया था प्रॉफिट ने, y ने ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस का 1/5 हो जाएगा, कितना 3रा पड़ाव पार कर लिया हमने। बस अब लास्ट एक बचा है कि इस माल पर जो y से माल आया था इस पे x ने कितना, बस इतना, वो भी 1 सेकंड में शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से सारा काम हो जाएगा। अब मैं यहां पर बस देखो होने वाला है, 1 मिनट रुक कर देख लो फिर करते रहना। कॉस्ट बाय y की कॉस्ट, तो y का सेलिंग प्राइस था 20,896, उसका प्रॉफिट था 4179, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 16717। इस पे शॉर्टकट लगाते हैं, कैसे, मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूं, अभी अभी हम कर चुके हैं कि क्लोज 60,000 था तो उस पर मैंने 8182 निकाला था, बस इसी रेशो में निकाल देता हूं। 60,000 पे 8182, तो मेरा इस पे कितना आएगा, बस आंसर आ गया शॉर्टकट, तो 8182 डिवाइड बाय 60,000 शॉर्टकट आ गया। ये हमने पहले भी कर रखा है, कितना लो जी आखिरी पड़ाव भी पारो। तो इसके स्टॉक में 3 थे स्टॉक रिजर्व, हमने तीनों निकाल लिए, ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो स्टॉक ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट, इसका स्टॉक रिजर्व है 4701 प्लस 4179 प्लस 2280, 11160। अब मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं, कितना आ गया प्रॉफिट, निकालो भाई, 3,15,000 में से स्टॉक रिजर्व लेस हो गया, तो मेरा 29, इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2,95,658 नेट प्रॉफिट। टेलीफोन नंबर थोड़ी ना ये 2,95,658 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन था, मजा तो आया होगा क्वेश्चन करने में, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसको समझ में ना आए दोबारा देखिए, फिर समझ में ना आए एक बार और देखिए, फिर समझ में आना शुरू हो जाए।